महादेव। हर हर महादेव। चैप्टर 1 भारत स्थिति। अध्याय 1 भारत स्थिति। अध्याय 1 भारत स्थिति। अध्याय 1 भारत स्थिति। अध्याय 1 भारत स्थिति। पिछली कक्षाओं में आप भारत के मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र चित्र 1.1 को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। पिछली कक्षाओं में आप भारत के मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र चित्र 1.1 को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर को चिन्हित कर सकते हैं? क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतगर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का सीमांतगर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत का सीमांतगर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मानक मील 63.360 इंच, समुद्री मील 72.960 इंच, एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर, एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर, एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर, मानक मील 63.660 इंच, समुद्री मील 72.960 इंच, एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर, एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर, एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर, 1.584 किलोमीटर, एक मानक मील 1.6 किलोमीटर लगभग 1.584 किलोमीटर, एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर, 1.584 किलोमीटर, एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर, 1.824 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 किलोमीटर। हमारे देश का दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी विस्तृत दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक की इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933, उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933। इस अंतर का क्या कारण है, इसे जानने के लिए पुस्तक ये पढ़ना है। ठीक है। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। यही स्थिति देश में भू आकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित है।
आप भारतीय मानक समय से पहले से परिचित है। मानक यमोत्तर का क्या उपयोग है? मानक यमोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसी समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों का नाम लिखिए जिनमें से मानक यमोत्तर गुजरती है। भारत के कुछ ऐसे स्थानों का नाम लिखिए जिनमें से मानक यमोत्तर गुजरती है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्व यमोत्तर को भारत की मानक यमोत्तर चुना गया है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्व यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर चुना गया है। यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्व यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े गए भारत से बड़े देशों के नाम याद हैं? इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। आकार 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 भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थली में रेत के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियों, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर बोलन, शिवकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। खैबर बोलन, शिवकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक की यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा
द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। 7,517 किलोमीटर, 7,517 किलोमीटर, 7,517 किलोमीटर। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। क्या आपको याद है स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। भारत एवं उसके पड़ोसी। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 में जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। भारत की स्थिति मानचित्र 1.2 की जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की इस समुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायुमार्ग द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत की इस समुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायुमार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग हुआ है। खाड़ी तथा जलसंधि में अंतर स्पष्ट करें। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत का भूगोल भारत एक नज़र में। देश भारत। अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान तथा इंडिया। अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान तथा इंडिया। अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। अन्य नाम आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान तथा इंडिया। राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट मुख्य भूमि। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मुख्य भूमि। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू एंड कश्मीर। 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 दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। पिग्मेलियन पॉइंट लाइट हाउस। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार। दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश। 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 सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात। सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात। सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात। भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तक। भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर
तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तक। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर, तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर, तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील, भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे लगभग 200 समुद्री मील तक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे लगभग 200 समुद्री मील तक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे लगभग 200 समुद्री मील तक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे लगभग 200 समुद्री मील तक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे लगभग 200 समुद्री मील तक। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। राज्यों की कुल संख्या 29, राज्यों की कुल संख्या 29, राज्यों की कुल संख्या 29, 28 राज्यों की कुल संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समय मिर्जापुर से गुजरती है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समय मिर्जापुर से गुजरती है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समय मिर्जापुर से गुजरती है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समय मिर्जापुर से गुजरती है। जलवायु मानसूनी, जलवायु मानसूनी, जलवायु मानसूनी, जलवायु मानसूनी, जलवायु मानसूनी। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत के पड़ोसी देशों के बीच सीमा रेखाओं के नाम। रेड क्लिफ भारत में पाकिस्तान, 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 रेड क्लिफ भारत में पाकिस्तान। मैकमोहन भारत व चीन, मैकमोहन भारत व चीन, मैकमोहन भारत व चीन। डूरन पाकिस्तान व अफगानिस्तान, डूरन पाकिस्तान व अफगानिस्तान, डूरन पाकिस्तान व अफगानिस्तान, डूरन पाकिस्तान व अफगानिस्तान, डूरन पाकिस्तान व अफगानिस्तान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां, विश्व का 2.4% क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां, विश्व का 2.4% क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां, विश्व में स्थान 7वां, विश्व का 2.4% क्षेत्रफल। भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब, भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब, भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा, विश्व का 17% जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा, विश्व का 17% जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा, विश्व का 17% जनसंख्या। लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर, लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर, लिंगानुपात 943 प्रति हजार पुरुषों पर। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%, 2001 से 11। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%, 2001 से 11। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%, 2001 से 11। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%, 2001 से 11। कुल साक्षरता दर 74.04%, कुल साक्षरता दर 74.04%, कुल साक्षरता दर 74.04%। पुरुष साक्षरता दर 82.14%, पुरुष साक्षरता दर 82.14%, पुरुष साक्षरता दर 82.14%। महिला साक्षरता दर 65.46%, महिला साक्षरता दर 65.46%, महिला साक्षरता दर 65.46%। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 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 जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा तंत्र में निर्मित विविध प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयाग। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा तंत्र में निर्मित विविध प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयाग। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा तंत्र में निर्मित विविध प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयाग। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत के जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 18, यूनेस्को की सूची में शामिल भारत के जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 18, यूनेस्को की सूची में शामिल भारत के जयमंडल आरक्षित क्षेत्र 18। नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरे, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल, डिब्रू सखेवा, दिहांग दिबांग, अंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्तमलाई, अचन कमार, अमरकंटक, कच्छ, शीत मरुस्थल, शेषाचलम पहाड़ी तथा पन्ना। भारत में मुख्य मृदाओं के प्रकार। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा तथा पर्वतीय मृदा। भारत में मुख्य मृदाओं के प्रकार। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा तथा पर्वतीय मृदा। भारत में मुख्य मृदाओं के प्रकार। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा तथा पर्वतीय मृदा। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, कटीले वन व झाड़ियाँ, पर्वतीय तथा ज्वारीय वन आदि। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, कटीले वन व झाड़ियाँ, पर्वतीय तथा ज्वारीय वन आदि। भारत के प्राकृतिक वनस्पतियाँ। उष्णकटिबंधीय सदाहरित, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, कटीले वन व झाड़ियाँ, पर्वतीय तथा ज्वारीय वन। भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र।
भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र तारापुर, रवतभाटा, नरोरा, कैगा, कुडनकुलम, कलपक्कम तथा जौतापुर, ककरापार गुजरात, गोरखपुर हरियाणा, माही बांसवाड़ा राजस्थान, चुतका मध्य प्रदेश। भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र तारापुर मुंबई, रवतभाटा कोटा, नरोरा बुलंदशहर, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम चेन्नई तथा जोधपुर रत्नागिरी, ककरापार गुजरात, गोरखपुर हरियाणा, माही बांसवाड़ा राजस्थान, चुतका एमपी मध्य प्रदेश। भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र तारापुर मुंबई, रवतभाटा कोटा, नरोरा बुलंदशहर, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु, कलपक्कम चेन्नई, जोधपुर रत्नागिरी, ककरापार गुजरात, गोरखपुर हरियाणा, माही बांसवाड़ा राजस्थान, चुतका मध्य प्रदेश, 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 गोरखपुर हरियाणा, माही बांसवाड़ा राजस्थान, चुतका मध्य प्रदेश। सामान्य जानकारी सामान्य जानकारी भारत विश्व का प्राचीनतम एवं महान सभ्यताओं वाला देश है। इसकी सांस्कृतिक विभिन्नता अद्भुत है। भारत विश्व का प्राचीन एवं महान सभ्यताओं वाला देश है। इसकी सांस्कृतिक विभिन्नता अद्भुत है। दक्षिण एशिया में इसकी अवस्थिति हिमालय पर्वतमालाओं के दक्षिण एवं हिंद महासागर के उत्तर में है। दक्षिण एशिया में इसकी अवस्थिति हिमालय पर्वतमालाओं के दक्षिण एवं हिंद महासागर के उत्तर में है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों पर क्रमशः बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों पर क्रमशः बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की प्राकृतिक विविधता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके दक्षिण पश्चिम तट पर उष्णकटिबंधीय वन फैले हैं तो पश्चिम में थार के मरुस्थल का विस्तार है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की प्राकृतिक विविधता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके दक्षिण पश्चिम तट पर उष्णकटिबंधीय वन फैले हुए हैं तो पश्चिम में थार के मरुस्थल का विस्तार है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होता है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। इससे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है तथा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है तथा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है तथा सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में है। इसका उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर का विस्तार है। इसका उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर का विस्तार है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है तथा इसकी तटीय सीमा का विस्तार 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है तथा इसकी तटीय सीमा का विस्तार 7,516.6 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्यों में है। इसके अंदर पुदुचेरी, यनम, कराईकल अथवा माहे आते हैं, जिनमें माहे केरल की सीमा में, यनम आंध्र प्रदेश की सीमा में, कराईकल तथा पुदुचेरी तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्यों में। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, यनम, कराईकल तथा माहे आते हैं, जिनमें माहे केरल की सीमा में, यनम आंध्र प्रदेश की सीमा में, कराईकल तथा पुदुचेरी तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्यों में है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, यनम, कराईकल तथा माहे आते हैं, जिनमें माहे केरल की सीमा में, यनम आंध्र प्रदेश की सीमा में, कराईकल तथा पुदुचेरी तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जबकि एशिया में भारत क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात दूसरे स्थान पर है। भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जबकि एशिया में भारत क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात दूसरे स्थान पर है। अगर इसके सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान, सुदूर पूर्व में म्यांमार तथा पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। अगर इसके सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान, सुदूर पूर्व में म्यांमार तथा पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरूमध्य इन दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरूमध्य इन दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करते हैं। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। विभिन्न देशों के मध्य सीमाएं
सीमा रेखाएं। रेड क्लिफ भारत व पाकिस्तान के मध्य, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन भारत चीन के मध्य, मैकमोहन भारत चीन के मध्य, मैकमोहन भारत चीन के मध्य। डुरंड पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य, डुरंड पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य। त्रिपुरा बांग्लादेश शून्य सीमा रेखा, 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 त्रिपुरा बांग्लादेश शून्य सीमा रेखा। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, भारत का मानक समय। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पूरे देश का मानक समय माना गया है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पूरे देश में मानक समय माना गया है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। इस देशांतर का स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। इस देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। भारत की अवस्थिति ग्रीनविच से पूर्व में होने के कारण यहाँ समय ग्रीनविच से समय 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। भारत की अवस्थिति ग्रीनविच से पूर्व में होने के कारण यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। यह उत्तर रेखा निम्न राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा और उनकी लंबाई, भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा व उसकी लंबाई, भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा व उसकी लंबाई। बांग्लादेश, पश्चिम बांग्लादेश, सीमा 4096 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व असम। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 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 असम। चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 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 नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। 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 म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। 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 भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम। भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 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 अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान, लद्दाख। अफगानिस्तान, लद्दाख, अफगानिस्तान, लद्दाख, अफगानिस्तान, लद्दाख, अफगानिस्तान, लद्दाख, अफगानिस्तान, लद्दाख, अफगानिस्तान, लद्दाख। हर हर महादेव। भारत की भूगर्भीय संरचना एवं भू आकृतिक प्रदेश। 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 भारत की भूगर्भीय संरचना में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। भारत की भूगर्भीय संरचना में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। भारत की भूगर्भीय संरचना में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक और प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ अर्किन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानों की बहुलता है। एक और प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ अर्किन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानों की बहुलता है। एक और प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ अर्किन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, वहीं दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानों की बहुलता है। भूगर्भीय संरचना की उपयोगिता धात्विक आधात्विक खनिजों के खनिज दोहन एवं मृदा के रूप में है। भूगर्भीय संरचना की उपयोगिता धात्विक आधात्विक खनिज दोहन एवं मृदा के रूप में है। भूगर्भीय संरचना की उपयोगिता धात्विक आधात्विक खनिज दोहन एवं मृदा के रूप में है। विभिन्न कालानुक्रम में निर्मित संरचना के कारण भारत की भूगर्भीय संरचना में पर्याप्त भिन्नता है। विभिन्न कालानुक्रम में निर्मित संरचना के कारण भारत की भूगर्भीय संरचना में पर्याप्त भिन्नता है। विभिन्न कालानुक्रम में निर्मित संरचना के कारण भारत की भूगर्भीय संरचना में पर्याप्त भिन्नता है। भारत की भूगर्भीय संरचना का विवरण निम्नलिखित है। भारत की भूगर्भीय संरचना का विवरण निम्नलिखित है। भारत की
की भूगर्भीय संरचना का विवरण निम्नलिखित है। आर्कियन कर्म की चट्टानें, आर्कियन कर्म की चट्टानें, आर्कियन कर्म की चट्टानें, आर्कियन कर्म की चट्टानें, आर्कियन कर्म की चट्टानें। आर्कियन ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित भारत की प्राचीनतम संरचना है, जिसका उत्पत्ति गर्म गलित पदार्थ मैग्मा के शीतलीकरण द्वारा हुआ है। आर्कियन ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित भारत की प्राचीनतम संरचना है, जिसकी उत्पत्ति गर्म गलित पदार्थ मैग्मा के शीतलन द्वारा हुआ है। आर्कियन ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से निर्मित भारत की प्राचीनतम संरचना है, जिसकी उत्पत्ति गर्म गलित पदार्थ मैग्मा के शीतलीकरण द्वारा हुआ है। यह प्रायद्वीपीय पठार के आधारभूत जीवाश्म रहित संरचना है, जो खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह प्रायद्वीपीय पठार के आधारभूत जीवाश्म रहित संरचना है, जो खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह प्रायद्वीपीय पठार के आधारभूत जीवाश्म रहित संरचना है, जो खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीचे की परतों में मिलने के साथ जटिल संरचना होने के कारण इसका आर्थिक दृष्टि से दोहन अत्यंत कठिन कार्य है। इससे इस संरचना का आर्थिक महत्व नहीं है। नीचे के परतों में मिलने के साथ जटिल संरचना होने के कारण इसका आर्थिक दृष्टि से दोहन अत्यंत कठिन कार्य है। इस दृष्टि से इस संरचना का आर्थिक महत्व नहीं है। नीचे की परतों में मिलने के साथ जटिल संरचना होने के कारण इसका आर्थिक दृष्टि से दोहन अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए इस संरचना का आर्थिक महत्व नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्र इस संरचना का विकास हुआ है, लेकिन दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र बुंदेलखंड निस तथा पश्चिम बंगाल निस में इस संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्र इस संरचना का विकास हुआ है, लेकिन दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र बुंदेलखंड निस तथा पश्चिम बंगाल निस में इस संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्र इस संरचना का विकास हुआ है, लेकिन दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र बुंदेलखंड निस तथा पश्चिम बंगाल निस इस संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत की जड़ों और अरावली पर्वत की परतों में भी संरचना मिलती है। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत की जड़ों और अरावली पर्वत की परतों में भी यह संरचना मिलती है। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत की जड़ों और अरावली पर्वत की आधारभूत परतों में भी यह संरचना मिलती है। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत की जड़ों और अरावली पर्वत की सतह परतों में भी यह संरचना मिलती है। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत की जड़ों और अरावली पर्वत की परतों में भी यह संरचना मिलती है। धारवाड़ कर्म की चट्टानें, 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 धारवाड़ कर्म की चट्टानें। आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ, जो जीवाश्म रहित प्राचीनतम अवसादी चट्टान से बनी है। इसका सर्वाधिक कायांतरण हुआ है। आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है, जो जीवाश्म रहित प्राचीनतम अवसादी चट्टान से बनी है। इसका सर्वाधिक कायांतरण हुआ है। आर्कियन संरचना में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास हुआ है, जो जीवाश्म रहित प्राचीनतम अवसादी चट्टान से बनी है। इसका सर्वाधिक कायांतरण हुआ है। खनिज संसाधनों के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से संरचना का आर्थिक महत्व है। खनिज संसाधनों के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से संरचना का आर्थिक महत्व है। खनिज संसाधनों के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से संरचना का आर्थिक महत्व है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इस संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त छोटानागपुर पठारी क्षेत्र, अरावली पर्वत और शिलांग पर्वत में भी इस संरचना का विकास हुआ है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इस संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त छोटानागपुर पठारी क्षेत्र, अरावली पर्वत और शिलांग पर्वत में भी इस संरचना का विकास हुआ है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इस संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त छोटानागपुर पठारी क्षेत्र, अरावली पर्वत और शिलांग पर्वत में भी इस संरचना का विकास हुआ है। धारवाड़ कर्म की चट्टानें परतदार चट्टानें हैं तथा इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ खनिज तेल और कोयले का अभाव होता है। धारवाड़ कर्म की चट्टानें परतदार चट्टानें हैं तथा इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ खनिज तेल और कोयले का अभाव होता है। धारवाड़ कर्म की चट्टानें परतदार चट्टानें हैं तथा इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ खनिज तेल और कोयले का अभाव होता है। धारवाड़ कर्म की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें कई प्रमुख खनिज जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन और सीसा आदि पाए जाते हैं। धारवाड़ कर्म की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें कई प्रमुख खनिजें जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन और सीसा आदि पाए जाते हैं। धारवाड़ कर्म की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। इनमें कई प्रमुख खनिज जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन और सीसा आदि पाए जाते हैं। कुडप्पा कर्म की चट्टानें, कुडप्पा कर्म की चट्टानें, कुडप्पा कर्म की चट्टानें, कुडप्पा कर्म की चट्टानें, कुडप्पा कर्म की चट्टानें। आर्कियन और धारवाड़ संरचना में भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के कारण प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से कुडप्पा संरचना का विकास हुआ है। आर्कियन और धारवाड़ संरचना में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के कारण प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से कुडप्पा संरचना का विकास हुआ है। आर्कियन और धारवाड़ संरचना में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के कारण प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से कुडप्पा संरचना का विकास हुआ है। इन चट्टानों का रूपांतरण धारवाड़ कर्म की चट्टानों की तुलना में कम हुआ है। इन चट्टानों का रूपांतरण धारवाड़ कर्म की चट्टानों की तुलना में कम हुआ है।
इन चट्टानों का रूपांतरण धड़वार क्रम की चट्टानों की तुलना में कम हुआ है। यह भी जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना है जिसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। यह भी जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना है जिसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। यह भी जीवाश्म रहित अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना है जिसमें चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में इस संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अलावा छोटानागपुर पठारी क्षेत्र और अरावली पर्वत में भी इस संरचना का विकास हुआ। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अलावा छोटानागपुर पठारी क्षेत्र और अरावली पर्वत में भी इस संरचना का विकास हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में इस संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके अलावा छोटानागपुर पठारी क्षेत्र और अरावली पर्वत में भी संरचना का विकास हुआ है। कुडप्पा कर्म की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के लिए प्रसिद्ध है। कुडप्पा कर्म की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के लिए प्रसिद्ध है। कुडप्पा कर्म की चट्टानें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य कर्म की चट्टानें, विंध्यन कर्म की चट्टानें, विंध्यन कर्म की चट्टानें, विंध्यन कर्म की चट्टानें, विंध्यन कर्म की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा कर्म की चट्टानों के बाद हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा कर्म की चट्टानों के बाद हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा कर्म की चट्टानों के बाद हुआ है। कुडप्पा संरचना के विकास के बाद अवसादों के निक्षेपण से विंध्य संरचना का विकास हुआ जो लाल बलुका पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से निर्मित संरचना है जिसमें जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं लेकिन धात्विक खनिजों का अभाव है। कुडप्पा संरचना के विकास के बाद अवसादों के निक्षेपण से विंध्य संरचना का विकास हुआ जो लाल बलुका पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से निर्मित संरचना है जिसमें जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं लेकिन धात्विक खनिजों का अभाव है। कुडप्पा संरचना के विकास के बाद अवसादों के निक्षेपण से विंध्य संरचना का विकास हुआ जो लाल बलुका पत्थर और चूना पत्थर चट्टान से निर्मित संरचना है जिसमें जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं लेकिन धात्विक खनिजों का अभाव है। भवन निर्माणकारी पदार्थों के भंडार के कारण इसका आर्थिक महत्व है। इसका सर्वाधिक विकास विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र में हुआ है। भवन निर्माणकारी पदार्थों के भंडार के कारण इसका आर्थिक महत्व है। इसका सर्वाधिक विकास विंध्यन पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ है। भवन निर्माणकारी पदार्थों के भंडार के कारण इसका आर्थिक महत्व है। इसका सर्वाधिक विकास विंध्यन पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ है। गोंडवाना कर्म की चट्टानें, 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 गोंडवाना कर्म की चट्टानें। इस कर्म की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरेसिक काल के मध्य हुआ है। इस कर्म की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरेसिक काल के मध्य हुआ है। इस कर्म की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरेसिक काल के मध्य में हुआ है। कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में भू संचलन के द्वारा धसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिनों का निर्माण हुआ जहां कार्बनिक अवसादों का निक्षेपण होने के कारण गोंडवाना संरचना का विकास हुआ जो कोयले के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में भू संचलन के द्वारा धसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ जहाँ कार्बनिक अवसादों का निक्षेपण होने के कारण गोंडवाना संरचना का विकास हुआ जो कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में भू संचलन के द्वारा धसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ जहाँ कार्बनिक अवसादों का निक्षेपण होने के कारण गोंडवाना संरचना का विकास हुआ जो कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जिन घाटियों में इस संरचना का विकास हुआ उन्हीं घाटियों का संबंध वर्तमान समय में दामोदर, सोन महानदी, गोदावरी, नर्मदा और गोदावरी नदी बेसिन से है। जिन घाटियों में इस संरचना का विकास हुआ उन्हीं घाटियों का संबंध वर्तमान समय में दामोदर, सोन महानदी, नर्मदा और गोदावरी नदी बेसिन से है। जिन घाटियों में इस संरचना का विकास हुआ उन्हीं घाटियों का संबंध वर्तमान समय में दामोदर, सोन महानदी, नर्मदा और गोदावरी नदी बेसिन से है। यह संरचना कर्म भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का आधार है और भारत का 98% कोयला इसी संरचना में पाया जाता है। यह संरचना कर्म भारत में की ऊर्जा आवश्यकताओं का आधार है और भारत का 98% कोयला इसी संरचना में पाया जाता है। छोटानागपुर पठार में दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। छोटानागपुर पठार में दामोदर नदी बेसिन भारत में कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। छोटानागपुर पठार में दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस से लेकर इयोसियन काल तक माना जाता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस से लेकर इयोसियन काल तक माना जाता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस से लेकर इयोसिन काल तक माना जाता है। इस संरचना का विकास लावा प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा आकृति के रूप में हुआ है। इस संरचना का विकास लावा प्रवाह के रूप में फलस्वरूप सीढ़ीनुमा आकृति के रूप में हुआ है। क्रेटेशियस युग में शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा विशाल चट्टान से निर्मित संरचना का विकास हुआ है। क्रेटेशियस युग में शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा विशाल चट्टान से निर्मित संरचना का विकास हुआ है। क्रेटेशियस युग में शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा विशाल चट्टान से निर्मित संरचना का विकास हुआ है। दक्कन ट्रैप बेसाल्ट डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप बेसाल्ट डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप बेसाल्ट डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों के विखंडन से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस संरचना का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप क्षेत्र में हुआ है।
इस संरचना का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्षिण ट्रैप क्षेत्र में हुआ। इस संरचना का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्षिण ट्रैप क्षेत्र में हुआ। इसके अतिरिक्त गुजरात के कठियावाड़ा प्रायद्वीप, मध्य प्रदेश के मालवा पठार, छोटानागपुर की राजमहल पहाड़ियाँ, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई पठार और कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर पठार में भी विशाल चट्टान से निर्मित संरचना का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त गुजरात के कठियावाड़ा प्रायद्वीप, मध्य प्रदेश के मालवा पठार, छोटानागपुर की राजमहल पहाड़ियाँ, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई पठार और कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर पठार में भी विशाल चट्टान से निर्मित संरचना का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप, मध्य प्रदेश के मालवा पठार, छोटानागपुर की राजमहल पहाड़ियाँ, तेलंगाना पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई पठार और कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर पठार में भी विशाल चट्टान से निर्मित संरचना का विकास हुआ है। टर्सरी क्रम की चट्टानें। टर्सरी क्रम की चट्टानें टर्सरी क्रम की चट्टानें टर्सरी क्रम की चट्टानें इस संरचना का विस्तार कश्मीर से लेकर असम तक है। इस संरचना का विस्तार कश्मीर से लेकर असम तक है। इस संरचना का विस्तार कश्मीर से लेकर असम तक है। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन काल से लेकर प्लियोसीन काल तक हुआ है। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन काल से लेकर प्लियोसीन काल तक हुआ है। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन काल से प्लियोसीन काल तक हुआ है। इसी कालक्रम में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इसी कालक्रम में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इसी कालक्रम में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। टर्सरी क्रम की चट्टानों में उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू एवं कश्मीर का निम्न स्तरीय कोयला पाया जाता है। टर्सरी क्रम की चट्टानों में उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू एवं कश्मीर में निम्न स्तरीय कोयला पाया जाता है। टर्सरी क्रम की चट्टानों में उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू एवं कश्मीर में निम्न स्तरीय कोयला पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में गढ़वाल हिमालय में चूना पत्थर के नीचे पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में गढ़वाल हिमालय में चूना पत्थर के नीचे पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में गढ़वाल हिमालय में चूना पत्थर के नीचे पाए जाते हैं। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें क्वाटरनरी संरचना मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वाटरनरी संरचना मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वाटरनरी संरचना मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे बांगर कहते हैं का निर्माण मध्य एवं ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे बांगर कहते हैं का निर्माण मध्य एवं ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे बांगर कहते हैं का निर्माण मध्य एवं ऊपरी प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। जबकि नवीन जलोढ़ मृदा जिसे खादर कहा जाता है का निर्माण प्लीस्टोसीन से वर्तमान काल ह्यूरोसीन तक जारी है। जबकि नवीन जलोढ़ मृदा जिसे खादर कहा जाता है का निर्माण प्लीस्टोसीन से वर्तमान काल ह्यूरोसीन तक जारी है। जबकि नवीन जलोढ़ मृदा जिसे खादर कहा जाता है का निर्माण प्लीस्टोसीन से वर्तमान ह्यूरोसीन काल तक जारी है। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। थार के मरुस्थल में भी प्लीस्टोसीन काल के निक्षेप मिलते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। थार के मरुस्थल भी प्लीस्टोसीन काल के निक्षेप में मिलते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। थार के मरुस्थल में भी प्लीस्टोसीन काल के निक्षेप मिलते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। थार के मरुस्थल में भी प्लीस्टोसीन काल के निक्षेप मिलते हैं। कश्मीर घाटी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ। थार के मरुस्थल में भी प्लीस्टोसीन काल के निक्षेप मिलते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी, हर हर महादेव।